हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कि मुझे कम सिलाई आने के बाद भी कैसे मैंने अपने सिलाई के काम को शुरू किया और कैसे मैं घर बैठे सिलाई करके पैसे कमाती हूँ और सिलाई से रिलेटेड बहुत सारी बातें जैसे कमीज़ कटिंग करना, ट्राउज़र कटिंग करना और जो कढ़ाई वाले सूट होते हैं उसका गला किस तरीके से बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली हैं और अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो मैं आपके साथ हर वीडियो में शेयर करती हूँ, जो भी मेरी लाइफ में चलता रहता है। तो देखिए इस तरह से मैं सभी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो आज की इस वीडियो में जितनी भी बातें हैं, सभी बातें जानने के लिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ इसी सूट की वीडियो शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, भले ही मेरी छोटी-सी यूट्यूब फैमिली है, पर जो मुझे सुनती हैं और मेरी वीडियो देखती हैं, तो मैं उनको पहले ये बताना चाहूँगी, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा खराब है। अब अल्लाह का शुक्र है, उनको आराम है, कई दिन में वो आज काम पर भी गए हैं। और उन्हीं की तबीयत की वजह से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी और ना ही ठीक से सिलाई कर पा रही थी। क्योंकि जब घर पर कोई बीमार होता है तो उसकी वजह से सभी परेशान रहते हैं और हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब थी तो कुछ ज़्यादा परेशानी हो रही थी। इस वजह से मैं सिलाई वगैरह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। पर आप सबकी दुआ से और अल्लाह का शुक्र है तो अब मेरे हस्बैंड ठीक हैं और आज वो काम पर भी चले गए हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपने काम की शुरुआत कर लेती हूँ। तो ये सूट जो मेरे पास है ये कॉटन का सूट है और देखिए जिसके सूट के ऊपर इस तरह से बॉर्डर वाली पट्टी लगी होती है, तो सूट काटने से पहले इस तरह से इस बॉर्डर को काट कर अलग कर लिया करें, क्योंकि इस बॉर्डर वाले पीस से हमें डिजाइनिंग करनी होती है। जैसे दामन पर, आस्तीन पर लगाना होता है इस बॉर्डर को और कई बार हम इसको गले पर भी लगाते हैं। जो अगर कस्टमर बोलते हैं कि इस बॉर्डर को गले पर भी लगाना है, तो हम इसको गले पर भी लगा देते हैं। तो सूट की कटिंग करने से पहले इस तरह से इस बॉर्डर वाले पीस को काट कर अलग कर लिया करें और देखिए ये जो सूट है इसके सभी फूल एक तरफ को हैं, तो इसकी कटिंग हमें इस तरीके से करनी है। पहले हमें इसको डबल फोल्ड करना है कपड़े को और बीच में से काटने के बाद इसके 2 पीस कर लेने हैं। क्योंकि अगर हम इसी तरह से इसको फोल्ड करके सूट की कटिंग कर देंगे, जो आगे वाला पीस है और पीछे वाला पीस है उसके फूल ऊपर-नीचे हो जाएँगे। तो जो इस तरह से एक तरफा प्रिंट वाला कपड़ा होता है उसको कभी भी इस तरह से नहीं काटना चाहिए। उसको पहले बीच में से काट कर 2 पीस कर लेने चाहिए और फिर फूल को सेंटर में रखना है। देखिए जैसे मैंने ये रखा है, इसका फूल इधर को है, तो हमें दूसरा पीस भी इसके ऊपर इसी तरह से रखना है, जो उस फूल का रुख भी ऊपर की तरफ ही आए। तो जिस तरह इस तरह अगर प्रिंट वाले सूट होते हैं तो उनको हमें ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो सूट खराब हो जाता है। तो देखिए मैंने दोनों पीस काट के ऊपर नीचे रख लिए हैं और दोनों ही पीस के फूल एक तरफ आ रहे हैं। तो मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है कमीज कटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैं कमीज की लंबाई नाप लेती हूँ। तो ये जितनी भी इस कमीज की लंबाई है, पूरी ही हमें इसकी लंबाई रखनी है। अब तीरे का निशान लगाऊंगी। तो देखिए जो मैंने बॉर्डर काट कर अलग कर दिया था इस सूट के ऊपर से, वो बॉर्डर भी हमें इस कमीज के दामन और आस्तीन पर लगाना है। तो जितनी भी ये कमीज की लंबाई है, पूरी ही लंबाई मैंने ले ली है, सिर्फ आधा इंच फोल्ड होगा बॉर्डर लगाने के लिए। जिनका ये सूट है वो ज्यादा लंबे कपड़े पहनती हैं। देखिए ये तो कस्टमर के अकॉर्डिंग होता है कि वो कितना ऊंचा या नीचा सूट पहनना पसंद करते हैं, तो आप उसी हिसाब से अपने मेजरमेंट के हिसाब से ही सूट की लंबाई रखा करें। क्योंकि अगर मान लीजिए इसकी लंबाई थोड़ी हमें कम करनी होती तो सिर्फ हमें बॉर्डर लगाने के लिए आधा इंच ही कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है दामन की साइड से। तो 1 इंच एक्स्ट्रा फालतू कपड़ा ले लिया करें अगर हमें बॉर्डर लगाना हो सूट के ऊपर। आधा इंच ऊपर कंधों पे चला जाता है और आधा इंच नीचे बॉर्डर लगाने में चला जाता है। तो जितनी भी सूट की लंबाई होती है, अगर हमें इस तरह से बॉर्डर वाली पट्टी को लगाना है दामन पर, तो 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लें। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कम सिलाई आने के बाद भी कैसे मैंने अपने काम की शुरुआत की और कम सिलाई मुझे क्यों आती थी, पूरी सिलाई मुझे क्यों नहीं आती थी जब मैंने सिलाई सीखी। तो चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए मैं अपने मायके में सबसे बड़ी मैं ही हूँ। मेरे से 2 छोटी बहनें हैं और फिर उनसे छोटे ही मेरे 3 भाई हैं। जब मैंने अपने सिलाई के काम को सीखना शुरू किया था तो हम पानीपत हरियाणा में रहते थे। हमारा वहाँ पर किराए का घर था, तो हम किराए के घर पर रहते थे हरियाणा में। तो मेरी अम्मी ने मुझे सिलाई सीखने के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए 14 साल मेरी शादी को हो चुके हैं और शादी से 3 साल पहले मैंने सिलाई का काम
मतलब सीखा था आंटी के पास। जो आंटी थी बुटीक चलाती थी, वो अच्छा बुटीक था उनका, उनके पास मैं सिलाई सीखती थी। तो मेरे पापा यहाँ पर जहाँ पर अब मैं रहती हूँ मेरठ में, क्योंकि यहीं पर हमारे सब रहते हैं, मेरी शादी भी यहीं पर हुई है मेरठ में ही। तो हमारे पापा यहाँ पर आके काम करने लगे, उस टाइम वहाँ पर काम नहीं चल रहा था पापा का। तो जब यहाँ पर हमारे पापा काम करने आए तो हमारी पूरी फैमिली तो वहीं पर थी हरियाणा में। तो यहाँ पर मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया और उनकी टांग टूट गई। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ी मैं हूँ, फिर 2 छोटी बहनें और उनसे छोटे 3 भाई हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है 14 साल मेरी शादी को हो गए और उससे 3 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। तो हम सभी बहन-भाई छोटे थे, तो भाई तो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। तो पापा की टाँग टूट गई, तो इस वज़ह से जब घर का कोई कमाने वाला ही अगर काम नहीं करता है तो बहुत दिक्कत होती है, जिसमें कि घर किराए का था, ऐसी कोई अच्छी कमाई नहीं थी। तो इस वज़ह से जब मैंने सिलाई सीखनी शुरू की थी, तो उन आंटी ने हमसे बोला था कि 300 रुपए महीना मैं आपको सिलाई सिखाऊँगी, और उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया था कि मैं 3 महीने में आपको सिलाई सिखा दूँगी। सिलाई सीखते हुए मुझे सिर्फ़ 1 ही महीना हुआ था कि यहाँ से फ़ोन चला गया हमारे पास कि ऐसे-ऐसे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तो फिर पैसे कहाँ से आते सिलाई सीखने के लिए? तो सिर्फ़ मैंने 1 ही महीना सिलाई सीखी थी और मैंने सिलाई सीखना बंद कर दिया था। तो मैं ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, छोटी थी, और सिलाई मैंने 1 ही महीना सीखी है। तो 1 महीना में अगर कोई मतलब बच्चा होता है तो जल्दी से सीख भी नहीं पाता है, तो बस वही मेरे साथ हुआ कि मतलब मुझे आता तो था कुछ-कुछ, पर इतना तो नहीं आता था कि मैं बाहर की सिलाई करने लगूँ या मैं कपड़े सिलने लग जाऊँ, ऐसा नहीं था। पर हाँ, ये था कि मुझे अच्छे से मशीन चलानी आ गई थी, सुई में धागा डालना, कैंची चलानी, इंची टेप, ये सब चीज़ें मुझे समझ में आ गई थी। तो सिलाई तो मैं कर ही नहीं पाई थी, क्योंकि मैं छोटी भी थी। सब अगर मैं किसी को कहती भी थी कि मुझे सूट सिलने आते हैं, तो सामने वाला डरता था मुझे सूट देने के लिए कि ये बच्ची है, खराब ना कर दे। तो जब पापा की टाँग टूट गई तो सिलाई सीखना तो मैंने बंद कर दिया। तो पानीपत में ना, हरियाणा में इस तरह का काम बहुत है, जैसे चादर की किनारी फ़ोल्ड करना, पिल्लो कवर, सोफ़े कवर, कुछ इस तरह की सिलाई, गद्दे कवर होते थे वहाँ पर, गद्दे कवर सिलाई वग़ैरह ये सब चीज़ें बहुत होती थी। तो मैंने मुझे मशीन चलानी आ गई थी, तो मैंने अपना वो काम शुरू कर दिया। पापा यहाँ पर मेरठ में हमारे नानी के घर पर पापा रहे, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली वहाँ पर थी, तो उनको नानी के घर पर रहना पड़ा। काम की वजह से पापा यहाँ पर आ गए थे। फिर उनकी टाँग टूट गई तो हम उनको ले जा भी नहीं पाए। तो बस मैंने सिलाई तो छोड़ दी थी और मैं वहाँ पर सिलाई मशीन से अपने ऐसे-ऐसे काम करने लगी थी। पर भले ही मैंने सिलाई का काम छोड़ दिया था या मुझे ठीक से सिलाई नहीं आती थी, पर कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ की लगन होती है और शौक होता है, मुझे शौक था इस चीज़ का कि मुझे प्रॉपर सिलाई आनी चाहिए, मुझे सिलाई का काम करना है, मुझे सूट सिलने हैं। तो इस बीच-बीच में मैं जैसे मेरे कोई रिश्तेदार होते थे, उनका सूट ले लेती थी मैं कि कोई बात नहीं, मैं आपका सूट ऐसे ही फ्री में सी दूँगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनका सूट प्रॉपर सी के दे दिया करती थी, क्योंकि मैं बच्ची थी और 1 ही महीना सिलाई सीखी थी, उनके सूट मैं खराब कर देती थी। पर वो फिर भी मुझसे सिलवा लेते थे कि चलो कोई बात नहीं, इसको सूट सिलना भी आ जाएगा। किसी मोहल्ले पड़ोस में किसी आंटी के बच्चे के कपड़े ले लिए कि आपकी बच्ची के कपड़े मैं सी दूँगी। तो अपने उस काम के बीच-बीच में मैं इस तरह की प्रैक्टिस भी करती रहती थी कपड़े सीने की। तो बस ऐसे ही चलता रहा, मैं अपने बाहर के जो पिल्लो कवर वगैरह थे उनका भी काम करती रहती थी और बीच-बीच में किसी-किसी के कपड़े भी सीती रहती थी ऐसे ही। तो बस इस तरह करते-करते मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आ ही गई थी। फिर काफ़ी टाइम हो गया इसी तरह मुझे काम करते-करते, फिर हमारे पापा भी ठीक हो गए। मतलब बहुत टाइम हो गया हमें पानीपत में रहते-रहते। बस ऐसे ही चलता रहा और फिर कुछ दिन बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद लगने लगा कि अब सब ठीक हो गया है, अब मुझे बाहर का काम भी नहीं करना पड़ेगा, अब शायद ज़िंदगी आसान हो जाएगी। पर शुरू-शुरू में ऐसा हमें लगता है कि शायद अब हम खुश रहेंगे, हमारे पास अब किसी चीज़ की परेशानी नहीं रहेगी। पर कहते हैं ना कि इंसान चाहे कुछ भी सोच ले, पर जो उसके मुकद्दर में होता है, होता वही है। कुछ दिन तक मुझे ऐसे ही लगता रहा कि अब मैं बाहर का काम नहीं करूँगी, ना ही मैं सिलाई करूँगी। मुझे अब ज़रूरत ही नहीं है, अब तो सब ठीक हो गया है। पर कुछ दिन बाद ही मुझे एहसास हो गया था इस चीज़ का कि मुझे भी घर पर रहकर कोई काम कर लेना चाहिए, क्योंकि जब फैमिली बड़ी होती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। ये ट्राउज़र की कटिंग मैं कर ही रही थी कि लाइट भाग गई, तो मैंने इसको बस कटिंग कर ही ली थी पूरी, बस फिर मैंने इसको इस तरह से उठाकर रख दिया। तो अब मैं पहले आपको बताऊँगी कि जो कढ़ाई वाला सूट होता है, उसका गला किस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए, एक सूट है, बहुत ही प्यारा-सा सूट है। ये कलर भी बहुत प्यारा है और इसपे वर्क जो हुआ हुआ है वो भी बहुत प्यारा है। ये किसी दुल्हन का सूट था जो मेरे पास सिलने के लिए आया था, तो बस ये कढ़ाई वाला सूट है, इसका गला भी कढ़ा हुआ है।
तो मैं आपको बताऊँगी कि जो कढ़ाई वाला सूट होता है, जिसका गला भी कढ़ा हुआ होता है, उसका गला किस तरीके से बनाते हैं। तो इस सूट की कटिंग मैंने पहले ही कर ली थी, इसकी कटिंग की वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पाई हूँ। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ, रात के 10 बज रहे हैं और रात को 2 बजे तक ये सूट सीकर मैंने तैयार कर दिया था, क्योंकि ये सूट रात में ही देना था। सुबह को उनको ये सूट चाहिए था, बड़ा अर्जेंट का ये सूट था। तो सूट बड़ा प्यारा था और इसका कलर भी बहुत अच्छा था और रात में बच्चे भी सो गए थे। तो मैंने आराम से इस सूट को काटने के बाद इस सूट की सिलाई भी करी और मैंने इसकी वीडियो भी बना ली। की सिलाई करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था, क्योंकि जो इसके चाक हैं वहाँ पर वर्क हुआ हुआ है। चाक इसके फोल्ड नहीं करे थे, क्योंकि कंगूरे बने हुए थे कढ़ाई से, तो चाक फोल्ड नहीं किए थे। जो अंदर का अस्तर का कपड़ा था उसको हाथ की सुई से कपड़े को फोल्ड करना था, अंदर वाले कपड़े को। तो इस वज़ह से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इस सूट को सिलने में। तो अस्तर के ऊपर अपने सूट को इस तरह से रखें और गले की लंबाई नाप लें एक बार, और इस तरह एक सेंटर में निशान लगा लें। अब जितनी भी हमारे गले की ब्रॉड होती है, जो हमने सेंटर में निशान लगाया है, इंची टेप को इस तरीके से रखना है। जैसे इस गले की ब्रॉड है 5 इंच, तो मैंने 2.5 इंच पर सेंटर में इसको रख लिया है इंची टेप को, और दोनों तरफ इस तरीके से निशान लगा दिया है। और इस तरह से जब हम कढ़ाई वाला गला बनाते हैं, तो हमें गले को अस्तर के ऊपर उल्टा रखना है। तो जिस तरीके से इधर मैंने निशान लगाया है, यही निशान हमें उधर भी लगाना है। तो देखिए निशान मैंने लगा दिए हैं, बस अब इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। अगर अस्तर कॉटन का होता है तो उसका उल्टा सीधा नहीं होता है, पर जो शेनटून वाला कपड़ा होता है वो शाइनिंग वाला कपड़ा होता है, तो हमें अस्तर वाले कपड़े को भी उल्टा रखना है, और जो हमारा कढ़ाई वाला गला होता है, जो हमारी कमीज होती है कढ़ी हुई, उसको भी हमें इस तरीके से अस्तर के ऊपर उल्टा रखना है, और उल्टी ही तरफ हमें गले के निशान लगाने के बाद इस तरह से सिलाई लगानी है। इस तरह से निशान के ऊपर सिलाई लगाने के बाद जो हमारा बीच का कपड़ा होता है, गले के बीच में, उसको हमें इस तरह से काट कर अलग कर देना है। तो देखिए जब हमें ये वाली सिलाई लगाने के बाद जब हम इस कपड़े को इस तरह से काटते हैं, तो हमें 1 पैर का मार्जिन रखते हुए, मतलब 1 पैर का मार्जिन का कपड़ा छोड़ते हुए हमें इस तरह से इस कपड़े को काट देना है। और कपड़े को इस तरह काटने के बाद फिर हमें छोटे-छोटे कट लगाने हैं, और कट लगाते हुए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो सिलाई वाला धागा है, वो कटना नहीं चाहिए। बस इस तरह से कट लगाने के बाद हम अपने गले को सीधा कर लेंगे, और जब हम अपने इस गले को सीधा करेंगे तो हमारा कढ़ाई वाला गला है वो भी सीधा हो जाएगा, और जो हमारा अस्तर था वो सीधी तरफ आ जाएगा। देखिए इस तरह से। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इस तरह से गले को बना सकते हैं। इसमें बुकरम लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये गला बनकर तैयार हो जाता है। तो अब हमें इसके किनारे पर एक सिलाई लगानी है। इस तरह से किनारी पर सिलाई लगाने के बाद हमारा गला बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अपना सिलाई का काम शादी के बाद कैसे शुरू किया, सूट सिलना कैसे स्टार्ट किया मैंने, और किस तरीके से मैंने अपने काम को इतना बढ़ा लिया है कि अब मैं घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमा लेती हूँ। जब मैं मायके थी तो वहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। मैं तकिए का कवर सी सकती थी, सोफ़े कवर सी सकती थी, गद्दे कवर सी सकती थी, चादर की किनारी फ़ोल्ड कर सकती थी। तो बहुत सारे ऑप्शन थे सिलाई करने के। अब यहाँ पर आने के बाद तो मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया आस-पास कि कुछ इस तरह का काम कर लिया जाए। तो मैंने सोचा कि बस मैं अपने अब जो मैंने सिलाई सीखी थी और मैं काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस भी करती आ रही थी, तो अब मैं सूट सिलना शुरू करूँगी। तो देखिए गला बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, और बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से गला बन जाता है। तो जब मैंने यहाँ पर अपने सिलाई के काम की शुरुआत की, तो एक भाभी रहती थी हमारे पड़ोस में। मैंने उनसे बोला कि भाभी आपके कपड़े मैं सी दूँगी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कितने पैसे लेंगी? तो मैंने उनसे बोल दिया, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं डाउट था कि शायद मैं कपड़े अच्छे नहीं सी पाऊँगी, कपड़े खराब ना हो जाएँ किसी के। तो मैंने उनसे बोल दिया था कि भाभी अगर आपको कपड़े पसंद आते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहे दे देना। ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल सिलाई नहीं आती थी। मैंने जैसे आपको बताया कि 1 महीना मैंने सिलाई सीखी, और फिर बहुत लंबे टाइम तक मैं प्रैक्टिस करती रही। कभी अपने कपड़े सी लिए, अपनी बहनों के कपड़े सी लिए, रिश्तेदारों के, मोहल्ले-पड़ोस में। इस तरह करते-करते मुझे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई थी, पर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था बाहर के कपड़े सीने का। और इस तरह का तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नहीं था कि किसी से पैसों की डिमांड करूँ पहले ही, कि मुझे इतने पैसे चाहिए और आपका सूट मैं सी दूँगी, क्योंकि मुझे डर था। तो मैंने उनसे बोल दिया था कि भाभी अगर आपको सूट पसंद आए तो मुझे आप जो चाहे पैसे दे देना। तो इस तरीके से फिर एक बार एक आंटी आई, उन्होंने मुझसे पर्दे सिलवाए, उन्होंने मुझे पर्दे सीने के 30 रुपए दिए। फिर जिन भाभी का सूट मैंने लिया था, उस सूट को मैंने कई दिन में तैयार करके दिया, और मन में ये था कि सूट खराब ना हो जाए। भले ही मुझे आती थी थोड़ी बहुत सिलाई, पर प्रैक्टिस नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था। पर फिर इसी तरह से धीरे-धीरे करते-करते मुझे प्रैक्टिस भी हो गई, अच्छे से सिलाई भी आ गई।
देखिए, जब हम किसी काम को करने की ठान लेते हैं और हमें उस चीज़ का शौक भी होता है, तो हम उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। भले ही मैंने मजबूरी में सिलाई को अधूरा ही छोड़ दिया था, मैं पूरी सिलाई नहीं सीख पाई थी, पर मैंने कभी भी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा था। बीच-बीच में मैं बाहर के भी काम करती थी और प्रैक्टिस भी करती रहती थी। और अगर आपको भी थोड़ी बहुत सिलाई आती है और आपके मन में ये रहता है कि मुझे भी इस घर पर रहकर सिलाई करनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से ही बाहर के कपड़े सिलने स्टार्ट कर दो। पहले आप अपने घर के कपड़ों पर प्रैक्टिस कर सकती हैं। कोशिश करते रहिए, कोशिश कभी भी नाकाम नहीं होती है। और देखिए, सिलने के बाद ये कितना प्यारा सूट नज़र आ रहा है। इसका कलर इतना प्यारा-सा कलर है, टमाटरी कलर, और इसकी कढ़ाई भी इतनी प्यारी है। मेरी मेहनत और मेरी प्रैक्टिस से आज अल्लाह का शुक्र है, मेरी अच्छी खासी पहचान है यहाँ पर सिलाई को लेकर, कि मैं कपड़े सिलती हूँ और मेरे पास अच्छी खासी सिलाई भी आती है। और अपने घर परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ घर पर रहकर मैं अच्छी खासी सिलाई भी कर लेती हूँ। इनकी दुल्हन का ये सूट था, उन्होंने मेरे पास अपनी दुल्हन के फ़ोटो भी शेयर करे, क्योंकि मेरी उनसे अच्छी जान-पहचान है। और इस सूट को पहनने के बाद इतनी प्यारी लग रही थी वो दुल्हन, और दुल्हन इतनी प्यारी थी कि सूट भी बहुत प्यारा लग रहा था। मैं आपके साथ फ़ोटो शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो हमारे फैमिली मेंबर नहीं है। इस तरह से मैं किसी की फ़ोटो वगैरह शेयर नहीं कर सकती हूँ। पर सच में ये सूट भले ही वीडियो में आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र ना आ रहा हो, पर इतना प्यारा ये सूट है, इतनी अच्छी इस पर कढ़ाई है, बहुत प्यारी लग रही थी दुल्हन भी और ये सूट भी। और आपको ये सूट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं आपको दिखाऊँगी कि दोनों चीज़ कंप्लीट सिलने के बाद ये किस तरह से दिखाई दे रहा है सूट। देखिए कितना प्यारा ये सूट लग रहा है। चौड़ा प्लाज़ो है इसका, चौड़े पाँचों वाला, और कमीज़ बहुत ही प्यारा सूट लग रहा है सच में, मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।